हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता भी है कि राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम 10वीं क्लास के जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप लोगों ने तैयारी तो करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में डर सा रहता है कि किस तरह के सवाल है वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अब उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी होगी, जैसे प्री बोर्ड लिखे होंगे और एक महत्वपूर्ण चीज़ रही होगी वो इस तरह की एक संजीव की डेस्क वर्क आपने लाई होगी। ये जो डेस्क वर्क है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, मॉडल पेपर की तरह पेपर बनाए हुए हैं और उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। खाली जगह दी हुई है और इस तरह की खाली जगह है और इसमें आपको भरना होता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो थे वो बता रहे थे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से हल करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो जो है बनाया है। इस वीडियो में हम लोग इस डेस्क वर्क में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसके अलावा भी क्या क्या क्वेश्चन है जो बन सकते हैं और आपको कैसे कैसे आंसर लिखने हैं। एकदम बढ़िया तरीके से आपका क्लियर कर देंगे। तो देखिए आपके पास अगर इस तरह की डेस्क वर्क है तो आप खोल लीजिए और उसका मॉडल पेपर नंबर निकाल दीजिए 2। इस दूसरे मॉडल पेपर को आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन अगला मॉडल पेपर भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इस मॉडल पेपर 2 का जो है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न बहुत सरल। देखिए जो खंड अ है उसमें पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में आपके 12 जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको उनको ऑप्शन को चारों को देखना है और उनको भरना है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, देखिए अगर किसी के पास जो है अगर इस तरह की संजीव की डेस्क वर्क न हो तो कोई बात नहीं, प्रश्न मैं पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनते जाना और आंसर मैं बताऊंगा वो भी सुनते जाना। इस तरह से आपके सारे के सारे पूरी की पूरी विज्ञान क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। जल का जो है क्या करना, विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स है ऑप्शन हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, और द ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अपन बात करते हैं जल अपघटन की। जल का विद्युत अपघटन आपको पता है, जल का सूत्र जो होता है वो होता है H2O। तो सीधा सा है, जब अपन इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमारा विद्युत अपघटन करेंगे तो एक H2 बनेगा प्लस क्या बनेगा भाई O2। तो कौन कौन सी गैसें निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर स हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। भाई जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए कौन सा जो यौगिक उपयोग में लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कठोर जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सा यौगिक जो है उपयोग में लेता है। स्थायी जो है कठोरता दूर करनी हो, मतलब स्थायी रूप से उसकी कठोरता को दूर करके मीठा करना हो तो कौन सा जो है वो उपयोग लेते हैं। तो एक तो हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई कौन सा, तो ध्यान रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट, सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम लोग जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं, या फिर सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल को अपन मृदु बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है Na2CO3, इसके पॉइंट के अंदर 10 क्रिस्टलीय जल के अणु होता है तो 10H2O। अच्छा ध्यान रखना इसको भी क्या बोलते हैं, धावन छोड़ा, क्या बोलते हैं, धावन
छोटा या धोने का छोटा बोलते हैं, धावन छोटा या धोने का छोटा, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जल को मृदु करते हैं। अगर खारा पानी है उसको मीठा करना है तो आप ये उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? मतलब कहने का मतलब शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है? कितने कैरेट का होता है? 18 कैरेट ऑप्शन 1, ऑप्शन दूसरा है 20 कैरेट, ऑप्शन तीसरा है 22 कैरेट और ऑप्शन चौथा है 24 कैरेट। तो जो हमारा सोना होता है भाई, सोना शुद्ध सोना एकदम जो ये होता है कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा शुद्ध सोना जो होता है बहुत मुलायम होता है, इसलिए 24 कैरेट का जो सोना होता है उससे आभूषण तो बनाए नहीं जाते। तो आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ दूसरी धातुएं मिक्स की जाती है, तब इसके आभूषण बनते हैं। ठीक है ना। तो लगभग सामान्यतः 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं, 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं, या इससे कम भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी श्रृंखलाएं क्या संरचनाएं है या धागे जैसी शाखाएं क्या कहलाती है? देखिए तंत्रिका कोशिका, याद करो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इस तरह की कोशिका होती है, इस तरह की कोशिका होती है, इस तरह की ये जो यहाँ पर इस तरह की जो संरचनाएं निकलती है, ये पूछ रहा है उन्हें अपन क्या कहते हैं? 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 देखिए यहाँ पर क्या होता है, 20 के अंदर होता है केंद्रक, 20 के अंदर क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो यहाँ पर ये जो धागे जैसी संरचना है, ये जो धागे जैसी संरचना है, अपन इसको क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं द्रुमिकाएं। क्या कहते हैं भाई? द्रुमिकाएं। द्रुमिकाएं, द्रुमिकाएं कहते हैं, द्रुमिकाएं कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, डेंड्राइट लिखा हुआ है ना, डेंड्राइट, या फिर इस पे द्रुमिका को द्रुमासी भी कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। सिनेप्स, देखो सिनेप्स क्या होता है, जैसे ये तंत्रिका कोशिका और यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे, जबकि ये क्या होता है? तंत्रिकाक्ष। ध्यान रखना, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पर अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका का कोई और सिरा आ गया, दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ी सी रिक्त स्थान होता है, दोनों के बीच में एक थोड़ी सी जगह होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई? जिन्हें अपन सिनेप्स बोलते हैं। जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। आई बात समझ में? उसे ही अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी है या द है वो है वैटसन। तो देखिए जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत था ना, वो आपका भाई किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा भाई? चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि इस प्रकृति के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों के हिसाब से जो जीव अपने आप को परिवर्तित करते हैं उनको प्रकृति सपोर्ट करके आगे जिंदा रखती है, और जो जीव अब इस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, प्रकृति उन्हें खत्म कर देती है। ये प्राकृतिक चयन का जो है नियम है, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। ठीक है ना। एक हमारा ऑप्शन दिया हुआ मेंडल, तो ध्यान रखना मेंडल ने कौन से नियम दिए? मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए। मेंडल ने कौन से नियम दिए? आनुवांशिकी के नियम दिए, या फिर उसे अपन कहते हैं वंशागति के नियम, या फिर क्या कहते हैं? वंशागति के नियम। ये किसने दिए? आपके मेंडल ने दिए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक कहां पर होता है? किसमें होता है? पहला ऑप्शन कांच में, और दूसरा ऑप्शन पानी में, तीसरा ऑप्शन हवा में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग है वो, स्पीड है वो सबसे अधिक कहां होती है भाई? सबको पता है कहां होती है? निर्वात के अंदर होती है। कहां पर होती है? निर्वात के अंदर। कहां पर होती है भाई? निर्वात के अंदर। अगर तुमसे पूछे कि होती कितनी है, होती कितनी है, तो ध्यान रखना 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात के अंदर। ठीक है ना। अच्छा,
इतनी की इतनी हम सामान्यतः अपन वायु के अंदर भी मान लेते हैं, जहां वायु है उसमें भी अपन इतनी की इतनी मान लेते हैं। ये आपके कोर्स के हिसाब से बता रहा हूं, वायु के अंदर भी हम सामान्यतः 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड जो है, मीटर प्रति सेकेंड जो है स्पीड मानते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भाई पुष्प का स्त्री केसर, स्त्री केसर का मतलब, स्त्री केसर का मतलब मादा जननांग, स्त्री केसर का मतलब मादा जननांग जो होता है उसके मध्य वाले भाग को क्या कहता है? तो देखिए स्त्री केसर की जब हम बात करें, स्त्री केसर की जब हम बात करें तो इस तरह की आपको कोई संरचना जो है वो दिखेगी, इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना जो है वो आपको दिखेगी, इस तरह की संरचना जो है आपको दिखेगी। जो नीचे वाला भाग होता है इसे तो अपन क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। नीचे वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है साहब। ये आपका क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। ठीक है साहब। और ये वर्तिका के आगे वाला भाग है इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये 3 भाग स्त्री केसर के होते हैं। स्त्री केसर का मतलब क्या होता है? पुरुष का मादा जननांग, पुरुष का मादा जननांग। ठीक है साहब। अच्छा, ये स्त्री ऊपर का भाग तो वर्तिकाग्र, 20 वाला भाग वर्तिका और नीचे वाला अंडाशय, तो 20 वाले भाग को अपन क्या कहेंगे? वर्तिका। इसलिए आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। प्रकाश जो है उज्ज्वला है, इसके अंदर स्पेक्ट्रम में जो वर्णों की संख्या है, रंगों की संख्या है, वो कितनी होती है भाई? सबको पता है कितनी होती? 7 होती। कितनी होती है? 7 होती है भाई। कितनी होती है? 7 होती है। 7 होती है। क्या याद रखना भाई? विबग्योर, वी देखो क्या याद रखना? VIB, विबग्योर, VIBGYOR। देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये याद आप लोगों को रखना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर होते हैं आपके प्रकाश के अंदर। तो कितने कलर होते हैं भाई? 7 कलर होते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर कौन मापता है? विभवांतर आपको मापना है तो किसमें मापोगे? विभवांतर मापना है तो किसमें मापोगे? विभवांतर मापना है तो भाई किसमें मापोगे? देखो विभवांतर, पहली बात तो होता क्या विभवांतर? अगर आपसे पूछे विभवांतर क्या है तो देखो, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को क्या कहते हैं भाई? विभवांतर कहते हैं। मापते किसमें? इसको किसके द्वारा मापते हैं? जो मीटर होता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या, कौन से मीटर से मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके मीटर, कौन से मीटर के द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। एक बात ध्यान रखना, इसका जो मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है वो है वोल्ट, वो है वोल्ट। वोल्ट को किससे लिखते हैं भैया? बड़े V से लिखते हैं। जो वोल्ट मीटर है, ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, उसमें जोड़ते हैं। तब जोड़ते हैं अपन पार्श्व क्रम के अंदर। कौन से क्रम के अंदर? पार्श्व क्रम के अंदर जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी यानी कि वोल्ट मीटर। अच्छा, पहला नंबर का ऑप्शन ए मीटर। तो ध्यान रखना, अमीटर क्या मापता है? अमीटर क्या मापता है? ध्यान रखना, अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को जो लिखते हैं वो लिखते हैं I से। विद्युत धारा को लिखते हैं I से, और विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर में। जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को किस लिखते हैं? ऐसे। किससे लिखते हैं? ऐसे। अच्छा, ये जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर किस में जोड़ा जाएगा? बताओ तो जरा, फटाफट बताओ। ये किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम के अंदर। किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना है? कितना है? ध्यान रखना, कितना है? पहला ऑप्शन 1.5 kWh प्रति m, 1.6 या फिर 1.4 या फिर 1.7।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि क्या आंसर आएगा? 1.4 के WHM। ध्यान रखना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है? वायुमंडलीय जो ओजोन है वो किससे रक्षा करता है? ओजोन। अच्छा, ओजोन किससे रक्षा करता है? देखिए, ऑप्शन ए सूर्य की उष्मा से, ऑप्शन बी बारिश से, ऑप्शन सी CO2 से, या ऑप्शन डी है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से। तो सबको पता है किससे रक्षा करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करता है। अच्छा, ओजोन का सूत्र सबको पता भैया, पूछ ले, O3। ओजोन का सूत्र O3। इसी प्रश्न को घुमा के पूछ ले, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। अच्छा, अगला प्रश्न, तावा बांध कब बना था? ठीक है, 1970 के अंदर, दूसरा ऑप्शन 1971 के अंदर, 1972 के अंदर, या 1973 के अंदर। तो ध्यान रखना, जो तावा बांध है, कौन सा बांध? तावा बांध है, ये कब बना आपका? 1970 के अंदर। कब बना तावा बांध? 1970 के अंदर बना था। इसके अंदर शायद डाल दो, 1970 के अंदर बना था। ध्यान रखना, कब बना था? 1970 के अंदर बना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है हमारा, कार्बन जो परमाणु की ज्यामिति होती है। तो भैया जब हम कार्बन पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन की ज्यामिति होती कैसी है। तो ध्यान रखना, कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। 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 कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः खाली जगह होती है। जो धातु होता है ना भाई, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अच्छा, एक उदाहरण देके बताता हूँ, अभी का अभी आपको उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए, जब आप लोगों को मधुमक्खी काटती है, कौन काटती है? मधुमक्खी काटती है। मधुमक्खी काटती है तो मधुमक्खी कौन सा अम्ल छोड़ती है? आपको पता है, मेथिनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ती है? मेथिनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल। जब फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है तो हमारे हाथ को जब काटती है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, तो हमारे क्या होता है? हाथ में दर्द होता है। तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमें चाहिए सार। या तो हम लगा लेते हैं नमक, या तो हम लगा लेते हैं नमक, या फिर हम क्या करते हैं? लोहा लाके घिसते हैं। लोहा लाके घिसते हैं। अब बताओ, लोहा क्यों घिस रहे हैं? क्यों घिस रहे हैं? क्योंकि लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अब धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय जो होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं। जो क्षारीय होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं। तो जो हमारे धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला, खाली जगह लिख के दिया है, नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। कुल मिला के आपसे पूछा जाए, रक्त दाब किससे मापा जाता है? रक्त दाब जो है वो किससे मापा जाता है? रक्त दाब जो है वो एक मीटर होता है। जो आपको पता है ना, जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो ऐसे ऐसे हवा भर के मापता है ना, बीपी यहाँ पर लगा करके जो मापता है ना, उस मीटर का नाम क्या? बताओ भाई। उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा मीटर? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर भाई साहब, स्फिग्नोमैनोमीटर लिखे कहां से? ये तो मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, 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 स्फिग्नोमैनोमीटर। जो रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब होता है कितना है? ध्यान रखना, कितना होता है? 180 mmHg से
120 mmHg, 180 mmHg से 120 mmHg। आपसे पूछा जाए सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 180 mmHg से 120 mmHg। मापते किससे, ध्यान रखना, स्पाइग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, हार्मोन की क्रिया को खाली जगह क्रियाविधि नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है, पुनर्भरण। आप सबको पता है पुनर्भरण कौन नियंत्रित करती है, पुनर्भरण के द्वारा हार्मोन की क्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। अरे भाई सिंपल प्रश्न पूछा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। लिखते किससे हैं, आई से लिखते हैं। मापते किसमें है, अमीटर के अंदर मापते हैं, अमीटर के अंदर मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये तो पहले ही बता दिया, ठीक है ना। चलो अगला देखो, विद्युत धारा के खाली जगह सिद्धांत पर काम करता है। जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज क्या करता है, जैसे ही ज्यादा लाइट आती है तो फ्यूज वाला तार क्या करता है, टूट जाता है। टूटता कैसे है, ज्यादा लाइट आएगी तो उस तार का जो तापमान जो होता है, वो पिघलने का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। तो ज्यादा विद्युत आएगी ना तो वहां तापमान बढ़ जाएगा, बढ़ जाने के कारण वो तार पिघल के टूट जाता है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, विद्युत का कौन सा सिद्धांत, विद्युत का तापीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, विद्युत का तापीय सिद्धांत। विद्युत का तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, विद्युत का तापीय सिद्धांत, या इसी को कहते हैं विद्युत का उष्मीय सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत का उष्मीय सिद्धांत। आई बात समझ है। ये आपके दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है इसमें, एक बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए, एक एक नंबर के होंगे। चलो अपन देखते हैं, इस सबको देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इनके साथ साथ हम 5 वाले प्रश्न भी कैसे पूछे जाएंगे वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखना भाई साहब। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। देखिए कैसे, आपको पता है जब बुझा हुआ सोना होता है, बुझा हुआ सोना होता है वो CO2 से क्रिया करता है। बुझा हुआ सोना क्या होता है, CaOH2। ये जब किससे क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है। CO2 से क्रिया करता है तो हमारा एक तो बनता है ये, और एक बनता है H2O, जल बनता है। CaCO3 और क्या बन गया भाई, जल बन गया। और क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है ना, इससे ही तो कहते हैं ये संगमर का सूत्र, संगमरमर का भी सूत्र है। और ये इससे संगमरमर नहीं बनता वैसे, जैसे दीवारों पे हम ये सुना होता है, बुझा हुआ सुना, पानी में भिगा हुआ सुना, इसको क्या करते हैं, दीवारों पे घिसते हैं। दीवारों पे घिसते हैं तो ये सूखता है तो CO2 बाहर निकलती है। CO2 से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है तो पानी बाहर निकलता है, और क्या बनता है, ये CaCO3। यही आपका संगमरमर का सूत्र है, और यही आपका किसका सूत्र है, शॉक का सूत्र है। यही किसका सूत्र है, शॉक का सूत्र होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भाई क्या है, एंटासिड है। क्या है, एंटासिड। क्या है, एंटासिड। क्या होता है एंटासिड, देखो एंटासिड का मतलब होता है एसिड, एसिड का एंटी एसिड क्या होता है, एसिड होता है अम्ल। एसिड क्या होता है, अम्ल। अम्ल का एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा, जो अम्ल के प्रभाव को कम करता है उसे अपन बोलते हैं एंटासिड। अम्ल का उल्टा होता है सार, ये क्या होता है, हल्का सार होता है। क्या इसका pH जो होता है वो होता है लगभग 10 के बराबर। इसका काम क्या है, ये जैसे आपको पता होगा, जब हमारे पेट के अंदर जब HCl की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे अपन कहते हैं एसिडिटी हो गई, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। फिर है नेक्स्ट है, सोल्डर नामक मिश्र धातु किससे बनती है। सोल्डर जो मिश्र धातु है भाई किससे बनती है,
सोल्डर मिश्र धातु है, ये सोल्डर मिश्र धातु किससे बनती है? तो ध्यान रखना, सोल्डर मिश्र धातु सीसा और टीन से बनती है। किससे बनती है? सोल्डर मिश्र धातु किससे बनती है? सीसा, सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन से कौन सी धातु बनती है? सोल्डर। अच्छा, इसका काम कहाँ है, उपयोग क्या है, पता है क्या है? वेल्डिंग के अंदर उपयोग होता है इसका। कहाँ होता है भाई उपयोग? वेल्डिंग के अंदर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सूत्र? CO2, CO2। देखो कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है? 4 होते हैं, 1 और 2 और 2 4। अच्छा अब हमको बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 ही चाहिए, इसलिए ये कितने बंद बनाएगा? टोटल 4 बंद बनाएगा। कितने बंद बनाएगा? 4 बनाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन भाई साहब 2, एक को इधर सेट करो, एक को इधर करो। अच्छा 2 बंद बनाने हैं। अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसी की तरह इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो क्या कर रहा है ये, इसके पास 6 तो कम कितने बढ़ रहे हैं भाई? कम कितने बढ़ रहे हैं? 2 कम बढ़ रहे हैं तो 8 हो जाएंगे। चलो इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा। अब इसी तरह से ये जुड़ गया तो सबके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। यही तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। यही तो क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न है डोबे राइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? किसकी करी थी? डोबे राइनर ने एक उत्प्रेरक बताया था। किसको बताया था? पता है, सबको पता है, प्लेटिनम। किसको बताया? प्लेटिनम। किसको बताया था? प्लेटिनम, PT। ठीक है, अगला नेक्स्ट बताओ कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? अरे भाई कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है रे? कमेंट करके बताओ फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो सबसे ज्यादा ये कहां पर मिलेगा? तो सबसे ज्यादा ये कहां पर मिलता है? बीजों में मिलता है। और कहां मिलता है भाई? और मिलता है फलों के अंदर मिलता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सबसे ज्यादा कहां मिलता है? बीजों और फलों के अंदर मिलता है। बीजों और फलों के अंदर ज्यादा मिलता है। इसके अलावा ये 1-2 काम और करता है। फ्लोएम 7 में सहायक, फ्लोएम 7 के अंदर सहायक। अच्छा बताओ फ्लोएम 7 क्या होता है? अरे फ्लोएम 7 फ्लोएम है ना, फ्लोएम क्या काम करता है? देखो हमारा एक तो है जाइलम और एक हमारा भाई है ये फ्लोएम। जाइलम से जल और ध्यान रखना जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। और ये किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवर्तन करता है, परिवहन करता है। अब भोजन का परिवहन करता है तो ये साइटोकाइनिन भी भोजन के परिवहन में सहायता करता है। अच्छा भोजन का परिवहन करता है, ये टिफिन लेकर जब जा रहा होता है ना तो ये साइटोकाइनिन कहता है चलो भाई एक टिफिन मेरे को पकड़ाओ, मैं भी तुम्हारा टिफिन भोजन का टिफिन होता है ना, टिफिन को लेके जाता है तो ये साइटोकाइनिन भी साथ साथ में चलता है। इसके अलावा ये एक और काम करता है। क्या करता है भाई? रोग प्रतिरोधकता में सहायक है। रोग प्रतिरोधकता में सहायक है, मतलब ये जो बीमारियां वगैरह होती है ना तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है ना उसे क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो उसमें ये सहायक होता है ताकि बीमारियां कम से कम हो। अगला प्रश्न देखो AIDS का पूरा नाम क्या पूछा? एड्स का पूरा नाम बताओ। एड्स का पूरा नाम भाई क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अगर पूछे होता किससे है तो ध्यान रखना होता किससे? HIV से होता है। अगर पूछे SIV का पूरा नाम बताओ क्या नाम? ह्यूमन इम्यूनो
ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, होता किससे? HIV से। HIV का पूरा नाम भाई ह्यूमन इम्यूनो और ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा? किस संयोजन? आपको पता भाई संयोजन कितने टाइप के होते हैं हमारे? संयोजन होते हैं हमारे 2 टाइप के। एक तो होता है समांतर संयोजन, एक तो समांतर क्रम संयोजन, और एक होता हमारा श्रेणी क्रम। अब इसमें देखो समांतर में प्रतिरोध कैसे लिखते? समांतर में तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है तो कैसे करना होता है, और श्रेणी में करना होता है तो कैसे? समांतर में तो देखो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला इस तरह से। और श्रेणी क्रम में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ये श्रेणी क्रम में होता। तो देखो श्रेणी क्रम में हमारे को क्या पूछा? किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? अधिकतम कहाँ होगा? यहाँ तो आपको पता है बट्टे में जा रहा है तो मामला गड़बड़ है, कम होता है। यहाँ पर समांतर क्रम में जब भी लाइट को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान सारे प्रतिरोधों से, ये R1 R2 R3 से कम होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? जुड़ता जाता है तो ज्यादा होता है। इसलिए पूछे कि समांतर जो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम कहाँ, कौन से क्रम में होता है? तो ध्यान रखना श्रेणी क्रम में होता है। कहाँ होता है? श्रेणी क्रम में। बैटरी चार्जर में विद्युत धारा का उपयोग होता है। कौन सी विद्युत धारा? देखो विद्युत धारा कितनी टाइप की? 2 टाइप की। एक तो कौन सी? SC, एक कौन सी? DC। SC का मतलब प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट, और DC का मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब दिष्ट धारा। दिष्ट धारा बैटरी में यूज होती है। बैटरी के अंदर कौन सी धारा? दिष्ट धारा यूज होती है। ध्यान रखना बैटरी के अंदर कौन सी धारा? दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? अरे विद्युत चुंबक में जो क्रोड बना होता है ना वो कच्चे लोहे का बना होता है। सामान्यतः किसका बना होता है? कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का बना होता है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है सौर सेलों के परस्पर संयोजित करके, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? ये भाई किसका करते हैं? सांधी का करते हैं। ध्यान रखना किसका करते हैं? सांधी का। सांधी का सूत्र Ag। अच्छा सांधी का करते हैं, लेकिन सौर पैनल बनाने के लिए वैसे किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना सिलिकॉन का करते हैं। सौर पैनल आपको बनाना है तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा के पिरामिड। उन ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो उसकी विशेषता बतानी है। देखो ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता ये है, ये हमेशा सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं? सीधे। देखो इसको कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया तो आप इसका आंसर दे पाओगे। हमारे पास 10% का कंसेप्ट है। 10% का कंसेप्ट ये है कि मान के चलो हमारे सबसे नीचे कौन होता है? उत्पादक। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीयक, फिर आता है तृतीयक, फिर आता है तृतीयक तक लेके चलता है। देखो इसका नियम यह है कि उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा है ना उसको वो खर्च करता है, अपने जनन में करता है, अपने ऊर्जा में पोषण में करता है, अपने उत्सर्जन में करता है, अपने जो भी काम है उसमें खर्च करता है 90% ऊर्जा। कितनी खर्च करता है? 90% ऊर्जा खर्च करता है। और अगले को कितनी भेजता है? इसके जितनी भी ऊर्जा है उसकी 10% भेजता है। यहाँ पर 10% भेजता है, फिर ये जितनी भेजी है 10% उसका 90% ये खर्च करता है और 10% अगले को भेजता है, 10% अगले को भेजता है, और इसी तरह से 10% अगले को भेजता है। तो इससे होता ये है कि मान के चलो इसके पास ज्यादा थी, फिर इसकी 10% इसको गई, फिर इसकी भी 10% इसको गई, इसकी भी इसी करी, तो इसलिए सबसे कम ऊर्जा यहाँ ज्यादा थी और यहाँ कम थी। यहाँ ज्यादा थी नीचे, फिर कम होती गई। इस तरह से ये जो पिरामिड बनाना इसे सीधा पिरामिड कहते हैं। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा हमेशा ऊपर। जैसे मान के चलो एक बात बताओ मेरे को, जैसे यहाँ पर है घास, तो घास के अंदर ऊर्जा ज्यादा है और सबसे ऊपर है। यहाँ पर मान लो घास को खा रही है बकरी, घास को खा रही है बकरी, और बकरी को खा रहा है शेर, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी?
सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? तो सीधा सा भाई घास के पास होगी। फिर घास के पास जितनी होगी उसकी 10% बकरी के पास जाएगी, उसकी 10% शेर के पास जाएगी, शेर के पास बहुत कम जाएगी। आई बात समझ? ये क्लियर हो गया खंड। अब आ रहा है ब, खंड ब। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत शानदार पेपर आपका, इसी में से ही प्रश्न आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देने। तो सबसे पहले जानना यह है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं। किसके साथ? अम्लों के साथ भी और क्षारक के साथ भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल और लवण बनाते हैं। ऐसे जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं उसे अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, या फिर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और या फिर आपका अगला कौन है? जिंक का ऑक्साइड, या फिर जिंक का ऑक्साइड ZnO, ठीक है ना। ये दो आपके क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिकों का नामकरण करना है। भाई नामकरण करना, CH3 और CH और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा? CH2 जुड़ा। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा? CH2। देखो ध्यान रखना, एक बॉन्ड आता है तो क्या होता है? N। दो बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है? दो बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? आइन। ये ध्यान रखना। और एक कार्बन होता है तो मैं एथ, दो तीन होता है तो प्रोप, चार होता है ब्यूट, पेंट, एक्स। इतना ध्यान रखना। यहां पर कितने कार्बन है? एक, दो और तीन। तीन का मतलब मैथ, एथ और प्रोप। ये तो प्रोप है, ठीक है साहब। प्रोप के पीछे क्या लगेगा? दो बन देना तो हमारे पीछे ये इन लगेगा, तो प्रोप और इन क्या बनेगा? प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अगला है CH3। अगला देखो CH3, फिर क्या है? CH3 और इस तरह से CH3 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये ध्यान रखना। तो ये जो होता है ना, ये क्रियात्मक समूह है। बताओ क्या है ये क्रियात्मक समूह? कौन सा है? देखो ये जुड़ा है एल्डिहाइड। कौन सा जुड़ा है? एल्डिहाइड। कौन सा जुड़ा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो है वो क्या लगता है? पीछे लगता है L। क्या लगता है? पीछे लगता है L। तो देखो ये हमारा L लगता है। अब आपको गिनना कार्बन कितने? एक और दो। दो कार्बन का मतलब मैथ और एथ। एथेन लिखो, एथेन के पीछे लगेगा L, तो एथेनेल। क्या बनेगा? एथेनेल। ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ है? ये इसका नाम हो जाएगा एथेनेल। अच्छा दो तीन नाम और जान रखना। अगर OH जुड़ता है, ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। OH क्या होता है? एल्कोहल। इसका पीछे क्या नाम लगता है? ऑल लगता है। ये क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल का क्या लगता है? ऑल लगता है। अगर आपका इस तरह से कार्बन और इस बीच में जुड़ता है और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हो? O, तो इसे कहते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? ये कौन सा समूह होता है आपका? कीटोन। कीटोन का क्या लगता है? ऑन लगता है। कीटोन का क्या नाम लगता है? ऑन। ध्यान रखना, कीटोन का क्या लगता है? ऑन। इसके साइड में यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड का क्या लगता है? L। और एक और इसी तरह से ये ऐसे हो और एक साइड में OH जुड़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। और इसका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसका लगता है ओइक अम्ल। इसका अगर ऐसा जुड़ा हो तो इसके पीछे क्या लगता है? ओइक अम्ल लगता है। ये छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? एथेनोइक अम्ल के उपयोग बताने भाई। देखो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक। अच्छा कितने कार्बन? दो कार्बन, एक CH3 और CH। ओइक अम्ल है तो यहां से डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा और यहाँ पर OH। ये इसका क्या हो जाएगा भाई? ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अच्छा इसका उपयोग सिरका बनाने में। क्या बनाने में? सिरका बनाने में। सिरका, इसकी गंध जो होती है ना, खुशबू बहुत मस्त होती है सिरका बनाने में, इसलिए इसका
इत्र बनाने में, सेंट वेंट बनाने होते हैं ना, तो इसका उपयोग होता है एथेनोइक अम्ल का। इसके अलावा साबुन बनाने में भी होता है। इसके अलावा किसमें? साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये उपयोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। भाई क्यों छोड़े? मेंडलीव ने कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। तो क्यों छोड़े थे? क्योंकि उसे लग रहा था, उसने अनुमान था, उसने दिमाग लगाया कि ऐसे तत्व आएंगे, मतलब कोई ज्ञात तत्व नहीं थे, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि ऐसे ऐसे तत्व खोजे जाएंगे बाद में, इसलिए उसने खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। फिर लिखा जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? भाई मैंने पहले ही बताया, जाइलम किसका? जल और किसका? जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। कहां से परिवहन करेगा? जड़ों से लेकर के बहुत सारी जगहों में। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम किसका परिवर्तन? भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? भोजन का बनता है, पत्तियों में बनता है। किसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। उसको लेकर के आपका ये हर जगह भेजने का काम करता है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, जो जाइलम है, जाइलम की गति जो हमेशा होती है ऊपरी मुखी होती है। कैसी होती है? ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की ओर। और इसकी जो फ्लोएम की गति है, फ्लोएम मतलब खाना नीचे बन रहा है तो ये ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी, इसलिए फ्लोएम की गति अधोमुखी भी होती है और ऊपरी मुखी भी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, जनन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? भाई जनन सबको पता, जनन का मतलब कोई भी सजीव अपने समान एक संतति उत्पन्न करे तो उसे बोलते हैं जनन। जनन होता कितने प्रकार का? भाई जनन होता 2 प्रकार का। एक तो होता अलैंगिक जनन, एक होता लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब ये है कि अगर कोई जीव अकेला ही किसी दूसरे जीव के बिना सहायता आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीव से लिए बिना अगर बच्चा पैदा करता है तो अलैंगिक जनन। अगर 2 जीव नर और मादा मिलकर के बच्चा पैदा करता है तो लैंगिक जनन, ठीक है। यस, अगला प्रश्न देखो, अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र बताना है। भाई सिंपल सा है, अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि। देखो अमीबा का ये फोटो, इसके अंदर होता केंद्रक, इसके अंदर होता केंद्रक। जब इसको जनन करना होता तो ये क्या करता? इस केंद्रक में थोड़ा ऐसे लंबा होता, फिर क्या करता? इस तरह से संरचना बनाता और केंद्रक 2 भागों में टूट जाता। अब ये एक अमीबा, ये पुत्री कोशिका जिन्हें बोलते हैं, और एक कोशिका, ये अलग अलग 2 भागों में टूट जाता। तो इस तरह से ये अमीबा के अंदर कौन सा जनन हो गया? द्विखंडन जनन हो गया। अब लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है? लेंस की जो फोकस दूरी है वो किन पर निर्भर करती है? जो फोकस दूरी है वो 2-3 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगी। भाई वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती, कैसे करती? वक्रता त्रिज्या मतलब सी, वक्रता त्रिज्या की कितनी होती फोकस दूरी? वक्रता त्रिज्या की होती आधी होती, मतलब 2f। आई बात समझ में? उसके अलावा पदार्थ की प्रकृति, जिस पदार्थ का लेंस बनाया ना उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है, या फिर उसका अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक कितना है? उस इन चीजों पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है क्या? फोकस दूरी, ठीक है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी इन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे? संयोजन का कुल प्रतिरोध देखो कितना? एक तो 2 ओम, एक 3 ओम और एक 4 ओम। इन तीनों को कैसे जोड़ेंगे? टोटल प्रतिरोध हमारा, टोटल आर का मान कितना है भाई? 1 आए। कैसे जोड़ो भाई? सीधा सा है, 1 कब आएगा? जब ये सारे इन सबसे मान कम कब होगा? जब इनको अपन कौन से क्रम में जोड़ेंगे? जब हम लोग इनको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तभी तो इनसे कम आएगा। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सूत्र क्या होता? 1/r बराबर r1 का मान 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, राइट? सॉरी 6 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 6 ओम। तो यहां पर कितना लिखे हम? ये 6। जब हम इनको जोड़ते हैं तो लसम निकाला हम लोगों ने 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1
बराबर कितना होता है, बराबर हो गया 6/6। तो 1/r बराबर 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1, 6 से 6 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो जब अपन इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम। वाहन में बैटरी के 2 कार्य। अरे गाड़ी के अंदर बैटरी क्यों है, आपके घर में ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें बैटरी क्यों है, बैटरी क्यों है, बैटरी दो तीन काम है छोटे छोटे। एक तो भाई बैटरी इसका काम आती है कि अगर आपके ट्रैक्टर को चालू करना है तो काम आती है। अगर आप देखो जब हमारे पहले आसपास पुराने ट्रैक्टर हुआ करते थे ना, तो उसको कहाँ दोहरे पे छोड़ते थे, दोहरे पे फिर धक्का देते थे, क्योंकि बैटरी नहीं होती थी। तो बैटरी का काम क्या है, इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को चालू करवाना। दूसरा ये है कि वाहन के अंदर जो भी करंट है, विद्युत है, विद्युत के लिए बैटरी उपयोगी है। जैसे आपको आगे की लाइटें चलानी है तो आगे की लाइटें कैसे चलेगी, बैटरी के ही द्वारा चलेगी। अगर गाड़ी के अंदर कोई लाइटें हैं तो किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। अगर गाड़ी के आगे कोई डेकोरेशन वाली लाइटें लगाई हुई है, किसके द्वारा जलेगी, बैटरी के द्वारा। अगर हॉर्न लगाया है पू 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 वाला, तो किसके द्वारा चलेगा, बैटरी के द्वारा। और वर्तमान में तो भाई साहब टैप ऐप लगाया है, गाने लगाने हैं, किसी के बारात में ट्रैक्टर लेके जाना है तो टैप लगाना पड़ता है ना, तो टैप कैसे चलेगा भाई, बैटरी होनी चाहिए ना। तो ये बैटरी के काम है, ये बैटरी के काम है। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम बताओ। दिष्ट धारा के 2 स्रोत कौन कौन से भाई, शुष्क सेल है, डायनामो है, ये आपके दिष्ट धारा के 2 स्रोत है, दिष्ट धारा के 2 स्रोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा विद्युत, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, क्या कब होता है, लघु पतन का कुछ नहीं मतलब है, शॉर्ट सर्किट बोल सकता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, मतलब अपन कहते हैं ना लाइट शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट सर्किट इस कब होता है, जब देखो कब होता है, विद्युत में तार और उदासीन तार, यानी ऐसे समझो विद्युत में तार और उदासीन तार, यानी कि जो करंट वाला तार है और अड़त वाला तार है, दोनों क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए, दोनों क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा भाई। तो तब होता क्या, प्रतिरोध तो हो जाएगा शून्य। तब होता क्या है, ये भी ध्यान रखना, प्रतिरोध हो जाएगा शून्य, प्रतिरोध हो जाएगा शून्य, और धारा का मान जो है, विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तब ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट या लघु पतन। अच्छा ये बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ेगा तो आपको पता है तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तापमान में क्या होगी, वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि होगी तो पता ही है आपको क्या होगा, जो तार होते हैं ना, तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है ना, वो क्या हो जाएगा, कवर भी जल जाएगा, कवर भी क्या करेगा, जल जाएगा। ध्यान रखोगे। नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्व, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो प्राप्त करने वाले कहां से मिलेगी, एक तो मिलेगी यूरेनियम से, यूरेनियम किससे, यूरेनियम या प्लूटोनियम, प्लेटिनियम नहीं है, ध्यान रखना, कौन, प्लूटोनियम से मिल जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया सबको पता है, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अभिक्रियाओं से प्रश्न बनता ही बनता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया देखो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या मतलब है भाई, सीधा सा है, जब क्या हो, अपक्षयन, जब अपक्षयन हो और क्या हो, उपक्षयन हो, दोनों साथ साथ में हो तो क्या होता है, उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपक्षयन और उपक्षयन दोनों एक साथ में होता है तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो अपक्षयन का मतलब, देखो एक नाम ध्यान रखना, अप का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश में देखो अप, यूपी, अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। व्यक्ति ऊपर कब जाता है, जब हो जाती है क्या, ऑक्सीजन की
कमी, ऑक्सीजन की क्या कमी होता, ऑक्सीजन की हो जाए कमी तो क्या होला कहलाएगा, अपसेन कहलाएगा। जब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, अपसेन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो अपने आप क्या कहलाएगा, उपसेन कहलाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की क्या होगी भाई, वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन की अपने आप क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये अगर ये अपसेन का मतलब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उपसेन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ये दोनों साथ में होते हैं। ये जब दोनों साथ में होते हैं तो जिसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे इसका उदाहरण देखो, CaO प्लस H2, ये अभिक्रिया देखो तो क्या बनता है भाई, एक तो बनता है Ca प्लस क्या बनता है H2O, CaO। और अगर अपन H2 की क्रिया करवा, सॉरी Cu, कॉपर की क्रिया करवाएं तो ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के किसका निर्माण करेंगे, पानी का निर्माण करेंगे। अब देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, यह क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्या हुआ, अपचयन। अब देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी नहीं और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, मतलब ऑक्सीजन क्या हुई, जुड़ी, ऑक्सीजन क्या हुई, जुड़ी। अगर ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त दिया हुआ है, क्या, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित करने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है, किस रंग का अवक्षेप बनता है, किसका बनता है भाई, सबको किसका बनता है, पीले रंग का बनता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है, किसका बनता है अवक्षेप, पीले रंग का। दूसरा, अवक्षेपित यौगिक का नाम बताओ, अवक्षेपित यौगिक जो बन रहा है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मानव में अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए और इसका कार्य बताओ और इसकी कमी से होने वाला रोग बताओ। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, चिंता नहीं करनी, बताते हैं। देखो अवटु ग्रंथि यहाँ थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि यहाँ थायराइड ग्रंथि, अवटु यहाँ थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये कार्य क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, किसको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। कहां से स्रावित होता है, अवटु या थायराइड ग्रंथि से, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं गलगंड, गलगंड रोग, गलगंड। इसका ही दूसरा नाम मिलेगा गेंगा रोग, इसका दूसरा नाम क्या मिलेगा, गेंगा रोग। इसी का एक और नाम मिलेगा तीसरा, गोइटर रोग, इसी का तीसरा नाम क्या है, गोइटर रोग। जो आपको वैसे तीन याद कर लेना, पूछ ले एग्जाम में कि गलगंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, या पूछे गेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, या गोइटर रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये ध्यान रखना, थायरोक्सिन की कमी से। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ये अवटु ग्रंथि को, ये हार्मोन जो है बनाने के लिए इसको जरूरत होती है आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। तो हम आयोडीन कहां से प्राप्त करते हैं, वैसे नमक से प्राप्त करते हैं। वैसे नमक का, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है आयोडीन। अगर आपसे सीधा सीधा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, भाई साहब आयोडीन की कमी से क्या होगा, अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। अब थायरोक्सिन की कमी से रोग कौन सा होता है, गलगंड, भाई तो आयोडीन की कमी से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला प्रश्न बहुत बढ़िया। जीवाश्म किसे कहते हैं? एक चित्र, जीवाश्म का चित्र बनाओ। भाई जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म का मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले कोई भी जीव थे, मर गए। आज से हजारों साल पहले कोई भी जीव थे, वो क्या हो गए? मर गए। और मर गए, लेकिन वो उनका शरीर कहीं ऐसी जगह आ गया जिसकी वजह से वो सुरक्षित पड़ा रहा। ऐसी जगह आ गया जिसकी वजह से वो शरीर सुरक्षित पड़ा रहा, और हमने खोदा तो हमको वो शरीर दिख गया, तो वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। या फिर वो जैसे किसी पत्थरों के नीचे दब गए और पत्थरों पर उनके निशान बन गए। जैसे मान लो मैं कल कोई मर जाऊं, कमरे के अंदर दबूंगा तो मेरा इस तरह का ऐसा निशान बन जाएगा। ऐसे मैं बोर्ड के चिपक जाऊं तो यहाँ पर बोर्ड पर मेरा निशान बनेगा। तो आज से के 10,000 साल बाद कोई व्यक्ति मेरे को खोजेगा और ऐसा ऐसा मैं दिखूंगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा? जीवाश्म कहलाऊंगा। आई बात समझ में? यही क्या होता है? जीवाश्म। ये पूछ रहा है जीवाश्म। अब जीवाश्म जो है वो किसी का जीवाश्म का फोटो बनाना है। देखो, एक आपने नाम सुना होगा ओमेनाइट। ओमेनाइट जो है उसका चित्र जो बहुत सिंपल सा होता है, इस तरह से होता है। ये ऐसे ऐसे इसका चित्र होता है। ये अकशेरुकी होता है। अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिसमें कशेरुक दंड, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना पीछे वाली, ये रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती है उन्हें अकशेरुकी जीव बोलते हैं, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कशेरुकी जीव। तो ध्यान रखना ये, ठीक है ना? ये ऐसा चित्र बना देना। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? अभिनेत्र लेंस जो हमारी आंख के अंदर लेंस बना होता है ना, ये वाला, ये किससे बना होता है? ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ होते हैं। रेशेदार होते हैं और कैसे होते हैं? जेलीवत पदार्थ से बना होता है हमारे आंखों का लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न, ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए और क्यों? ये कह रहा है कि रात में आप गाड़ी चला रहे हो तो कैसी लाइट यूज करनी चाहिए? तो भाई साहब, मंद प्रकाश पुंज, यानी कि धीमा प्रकाश पुंज। यानी कि ऐसा होता है ना, जैसे हम जब गाड़ी लेके जाते हैं तो फुल लाइट्स में जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कोई गाड़ी आती है तो हम क्या करते हैं? लाइट को डिम करते हैं, यानी कि मंद प्रकाश पुंज का उपयोग करते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है कि सामने वाले की आंखों पर जो है लाइट ज्यादा पड़ेगी ना, तो सामने वाले की आंखों में आंखें ऐसे सौंध दिया जाएगी, एकदम आंखों में दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ होता है ना, कभी हम गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, सामने वाला गाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो फुल लाइट की स्पीड से, अगर फुल लाइट की स्पीड हो, डिम लाइट नहीं करे, तो पता है क्या, हमारी आंखों में दिखना भी कम हो जाता है। तो इसलिए गाड़ी ऐसे हो जाएगा तो हमें को दिखेगा ही नहीं, तो हो सकता है हम उस गाड़ी वाले को भिड़ा जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें बंद प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, दो अम्लीय ऑक्साइडों के नाम लिखिए और जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। भाई अम्लीय वर्षा किससे होती है? दो अम्लीय ऑक्साइड अपन को लिखना है। तो देखो, एक तो होता है H2HO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रखना इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इनसे क्या होती है? अम्लीय वर्षा। जैसे जो पानी होता है ना, पानी बरसात का जब पहली बार होती है ना, तो ये वातावरण के अंदर फैला होता है H2HO4 और कौन फैला होता है? HNO3। तो ये जैसे ही बारिश होती है तो उनके साथ साथ ये भी आता है, तो ये क्या है? अम्ल है। इस वजह से उसे अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा। उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा, क्योंकि वर्षा के साथ कौन मिल जाते हैं? H2HO4 और HNO3 मिल जाते हैं। हाई बात समझ है। फिर कह रहा है एंटासिड क्या होता है? उदाहरण दो। अरे एंटासिड क्या होता है? अभी तो बताया था। एंटासिड का मतलब एसिड का एंटी, जो एसिड के यानी कि अम्ल के प्रभाव को कम करता है, उन्हें एंटासिड बोलते हैं। ये हल्के सार होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्के सार होते हैं। इसका उदाहरण मैंने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, या इसी का दूसरा नाम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये भी होता है। ठीक है ना। ये लोग आप
ध्यान रखोगे, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसके अलावा अम्ल में अम्लीय गुण और क्षारक में क्षारीय गुण धर्म किसके कारण होता है? अम्ल में अम्लीय गुण क्यों है? अम्ल में अम्लीय गुण क्यों है? अम्ल के अंदर अम्लीय गुण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? H+ आयन, इनके कारण अम्लीय गुण है। जो H+ आयन देते हैं वो क्या होता है? अम्ल होता है, इसलिए इनमें अम्लीय गुण किसके कारण है? H+ आयन के कारण। जबकि सार में क्षारीय गुण क्यों है? OH- आयन के कारण, OH- आयन के कारण, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है ये मिलाने, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा होता है, भाई अभी बता देते हैं। जो सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है भाई? सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। कौन सा है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। फिर दही, भाई साहब सबको पता है, दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। फिर आता है नींबू। अरे भाई नींबू के अंदर कौन सा है भाई? सिट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कौन सा? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। ये आ गया ध्यान। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। फिर कह रहा है बी इसका भाग है। लिटमस प्राकृतिक सूचक है क्या? लिटमस नाम सुना होगा आप? लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम है? ठीक है, लिटमस प्राकृतिक है कृत्रिम है? अरे भूगलो, लिटमस तो सबको पता है कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा है? प्राकृतिक सूचक है। कहां से प्राप्त होता है? याद करो, थैलोफाइटा। कौन सा फाइटा? थैलोफाइटा समूह होता है। थैलोफाइटा का एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। क्या नाम होता है? लाइकेन, या लाइकेन का ही दूसरा नाम होता है लिसेन। इस पौधे से प्राप्त होता है। जो लिटमस होता है वो क्या करता है बताओ? जिसको अम्ल में क्या करता है? ये अम्ल में क्या करता है और क्षारक के अंदर क्या करता है? ध्यान रखो, एक ट्रिक याद रखना, अनील, यानी कि अम्ल के अंदर नीले लिटमस को ल से लाल करता है, यहां याद रखना। फिर इसका उल्टा कर देना भले, यहां फिर ये याद रखना, सालिनी। सालिनी का मतलब सार, ली का मतलब लाल लिटमस को, नी का मतलब नीला करता है। ध्यान रखना, ये ट्रिक से भी याद कर लो। यहां पर ऐसे याद करो, अम्ल अनील का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और ये लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसी के अंदर दिया हुआ है, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल भूरा क्यों होता है? अरे भाई याद करो, हमारे पास एक और प्राकृतिक सूचक कौन? प्राकृतिक सूचक हल्दी। कौन भाई? हल्दी कैसे रंग की? पीले रंग की। इसलिए हल्दी की वजह से हमारे कपड़ों पर दाग कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। अब दाग पीले रंग के, ये क्या करता है? हल्दी ऐसा सूचक जो क्षार के साथ क्रिया करता है, अम्ल के साथ तो नहीं करता। क्षार के साथ क्रिया करके कैसा रंग बनाता है? कैसा बनाता है? लाल भूरा रंग बनाता है। जो साबुन आप यूज कर रहे हो ना, वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसलिए हल्दी क्षार में पीले रंग को कैसे में कन्वर्ट हो जाता है? पीला लाल भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखो भाई, सिंपल प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने सारे के सारे 10वीं वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो, और अगला हम सारे के सारे डैश फर्क के क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे और उसके आसपास जितने भी प्रश्न बनने वाले ना सब बता देंगे। अगला प्रश्न देखो, स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? स्वपोषी पौधे, भाई साहब स्वपोषी पौधे क्या? पौधे तो वैसे पौधे, स्वपोषी कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं? पौधों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पौधों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा ये क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से
और क्या लेते हैं वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और क्या लेते हैं वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और पानी, ये सब मिलाकर इनका क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। यही तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो ऐसे जो भोजन बनाते हैं वो क्या होता है, स्वपोषी होता है। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है भाई साहब, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र सिंपल ही है, ऐसे ऐसी पत्तियां बनानी है, कोशिका बनानी है, सबको पता है क्या है, ऐसे ऐसी तुम लोग बना लोगे ना, ऐसा ऐसा नीचे भी ऐसी ऐसी बनानी है, और इसके बीच में भी ऐसे ऐसे कहीं न कहीं बना दो। ये इस तरह से आप लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाना है भाई साहब, क्या दिक्कत है, बना देंगे ना। तो अच्छा इनके नाम भी लिखना है। सबसे ऊपर वाली ऊपरी परत होती है, इसे मोमी क्यूटिकल बोलते हैं, मोमी क्यूटिकल। ऊपर वाली परत होती है मोमी क्यूटिकल, और ये नीचे वाली होती है एक तो परत होती है ऊपरी बाह्य त्वचा बोलते हैं जिसे, और नीचे वाली निचली बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो खाली जगह होती है ये वायु कोश होता है। देखो मैं नाम फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से लिखोगे, जैसा कि एक साइड में लिखोगे वायु कोश होता है, वायु कोश होता है। यहीं पर जैसे यहाँ पर ही क्या होते हैं, द्वार कोशिकाएं होती है, क्या होती है, द्वार कोशिकाएं। मैंने ऐसा लिखा, आपको सीधा लिखना, ध्यान रखना, द्वार कोशिकाएं होती है। इसी के अंदर ये जो होते हैं ना, पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग ऐसा चित्र बना देना, ठीक है ना, बना दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे सिंपल सिंपल से डायग्राम तो आप लोग बना ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरुदभिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अन्य पौधों से कैसे भिन्न है। तो देखो कैसे भिन्न है, इसमें कुछ नहीं होता कि जो आप लोग मरुदभिद पौधे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रात में भी CO2 लेते हैं। रात में भी क्या करते हैं, रात में CO2 लेते हैं। रात में CO2 लेकर के एक मध्य उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मध्य उत्पाद बनाते हैं। फिर दिन में क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य का प्रकाश लेते हैं। दिन में भाई ये क्या करते हैं, रात में CO2 लेते रहते हैं, रात में भी CO2 लेते रहते हैं, और उसके बाद एक मध्य उत्पाद बनाते हैं, और उसके बाद दिन को क्लोरोफिल के द्वारा जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो उसको लेते हैं, और फिर भोजन बना देते हैं। तो ये मध्य उत्पाद बनाते हैं, 20 का उत्पाद एक और बनाते हैं। जबकि जो दूसरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात में CO2 लेते ही नहीं है, रात में सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। दिन में ही ये CO2 लेते हैं और सीधा सीधा खाना बना देते हैं, रात में कोई खाना वाना नहीं बनाते। जबकि लेकिन ये क्या करते हैं, रात में ये CO2 लेना शुरू करते हैं, लेते रहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। अच्छा देखो, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना नहीं, ऑक्सीजन को तो लेना ही लेना। उसके बाद ये क्या करता है पता है, ऑक्सीजन हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। उससे ही क्या कहते हैं अपन, श्वसन। मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और भोजन को यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर उससे ऊर्जा बनाना ही आपका क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन का चित्र बनाना है, श्वसन का क्या बनाना है, चित्र बना लेंगे, सिंपल सा चित्र बनाते हैं। अरे दूसरा मार्कर, श्वसन का चित्र बनाते हैं। ऐसे करके एक आदमी का मुंडा बना दिया, ये ऐसे करके ये एक गला बना दिया। ठीक है, ये है, यहां से ये नाक वाली नली आ रही है और यहां से मुंह वाली भी नली आ रही है, ये ऐसे जाती है, और इसके बाद ये दो भागों में बंट जाती है। फिर ये दो भागों में, फिर यहां से ये इसके और नलियां जाती है, इस तरह से नलियां जाती है। फिर यहाँ पर कुपिकाएं होती है, इसी तरह से इसमें भी ऐसा है, कैसा ऐसे कुपिकाएं होती है। ठीक है ना, आप आराम से बनाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से फेफड़े हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके नीचे ये क्या हो जाता है, डायाफ्राम हो जाता है, और यहाँ पर होती है पसलियां, एकदम खतरनाक, ये दोनों साइड से होती है पसलियां। ठीक है ना, तो देखो
इनके नाम भी ध्यान रखना, इनके नाम। ये क्या है आपका नासाद्वार, क्या है नाक, नाक के जो छेद होते हैं ना नासाद्वार। ये क्या है मुख द्वार, ये क्या है मुख द्वार। यहाँ वाली ये नली क्या कहलाती है ग्रसनी, क्या कहलाती है ग्रसनी। और यहाँ ये वाली नली श्वास नली कहलाती है, ये वाली नली क्या कहलाती है श्वास नली कहलाती है। और ये यहाँ ऐसे ये ऐसे ऐसी संरचना दिख रही है ना, इसे क्या बोलते हैं उपास्थि, क्या बोलते हैं उपास्थि, ठीक है ना। ये श्वास नली दो श्वसनिका में कन्वर्ट होती है, श्वसनिकाएं आगे जाके किसमें कन्वर्ट होती है श्वसनिकाएं में, श्वसनिका किसमें श्वसनिकाओं में कन्वर्ट होती है, श्वसनी सॉरी ये है श्वसनी, और ये किसमें कन्वर्ट होती है श्वसनिका के अंदर। ये दो श्वसनी होती है और ये उसके बाद ये, और ये जैसे ये संरचना है ना ये श्वसनिका है, और ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं कूपिकाएं, क्या वो बोलते हैं इन्हें कूपिकाएं। और ये नीचे होता है इसे बोलते हैं डायाफ्राम, इसे क्या बोलते हैं डायाफ्राम। और ये होती है पसलियां, ये क्या होती है भाई पसलियां होती है। ये इतने नाम आप लोग ध्यान रखोगे, इसी तरह से आप लोगों का। अच्छा ये इसे क्या बोलते हैं फेफड़े, इसे क्या बोलते हैं फेफड़े बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं फेफड़े बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं फेफड़े बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये इसी में एक और प्रश्न था, यदि मनुष्य के डायाफ्राम में छिद्र हो जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नंबर का प्रश्न पूछा। देखो ये जो फेफड़ा है ये भी श्वसन में सहायक करता है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है। लेकिन मान लो यहाँ पर छेद हो जाएगा तो ये ऊपर होगा तो भी हवा ही नहीं जाएगी, प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो प्रेशर ही नहीं बनेगा तो श्वसन क्रिया रुक जाएगी, श्वसन क्रिया रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी। अगर आपका फेफड़े के अंदर छेद हो जाएगा ना तो श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जब कि बिंब की स्थिति 2f1 पर हो, 2f1 पर हो। देखो 2f1 का मतलब क्या होता है 2f वैसे हमारे वहां पर f1 है और f2 जो लेंस होता है उसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये है आपका लेंस, उत्तल लेंस है, ये इसका ये O, ये क्या है O, यहां पर f1 और यहां पर f2, यहां पर C1 और यहां पर C2। अच्छा ये कह रहा है 2f1 पर, 2f1 का मतलब क्या है f का दुगुना, f का दुगुना मतलब c। अगर वस्तु कहाँ हो c पर हो, वस्तु कहाँ पर हो c पर हो, तो ये कह रहा है कि किरण चित्र बनाना है। वस्तु कहाँ पर हो c पर हो तो आप लोगों को क्या करना है किरण चित्र बनाना है, बना दें। चलो 2f1। तो देखो यहां से जैसे ही ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी तो ये कहा ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो f से निकल जाती है। किससे निकल जाती है ये f से निकल गई, किससे निकल गई f से निकल गई। और दूसरी किरण अगर हम यहां से डालते हैं, ये यहां से प्रकाशी केंद्र से जाती है तो वो किरण सीधी सीधी चली जाती है, प्रकाशी केंद्र से डालते हैं किरण तो सीधी सीधी चली जाती है। देखो वैसे ये किरण थोड़ी सी यूं आ रही है और ये यूं आती है, तो लगभग ये C2 पर इसका फोटो बनेगा। जब आप माप करके बनाओगे तो ये बराबर बनाओगे ना, तो हमारा जो बिंब है, ये बिंब है यहाँ पर C पर, और जब C1 पर बिंब होता है तो प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका C2 पर बनता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक उपयोग बताने और अंतर बताने, ये ध्यान रखना है ना। ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा C2 पर बनेगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक उपयोग। तो देखो उत्तल लेंस का एक एक उपयोग बता देंगे। जो उत्तल लेंस होता है ना वो क्या काम आता है, वो सूक्ष्मदर्शी में काम आता है। उत्तल लेंस कहाँ काम आता है सूक्ष्मदर्शी में काम आता है, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में काम आता है। किस में काम आता है दूरदर्शी में। उसके कहाँ काम आता है फोटोग्राफी वाले कैमरे के अंदर काम आता है, फोटोग्राफी कैमरे में, ठीक है ना। ये इसके उसके अलावा हाँ इसके अलावा दूरदृष्टि
रोग के निवारण में काम आता है, के निवारण में काम आता है। इसके अलावा अपन बात करें अवतल की, अवतल लेंस दर्पण की बात नहीं है, लेंस अवतल लेंस कहाँ काम आएगा, ये दूर दृष्टि में आता है, तो अवतल कहाँ आता है, निकट दृष्टि दोष के अंदर काम आता है, निकट दृष्टि दोष में काम आता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में काम आता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये कहा आता है स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप यानी कि गलियों के अंदर जो लाइटें लगाई होती है ना, वहां पर भी काम आता है, ठीक है ना। ये इसके अलावा आपको इसमें अंतर बताना है, इसमें दोनों में अंतर देखो। अंतर की बात करें तो देखो, अंतर की बात करें तो उत्तल लेंस है ना, वो अभिक्रियाओं, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश को क्या करता है, अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, सॉरी, जो आपका उत्तल लेंस है वो प्रकाश को क्या करता है, अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब इकट्ठा करता है, अभिसारित करता है, जबकि ये क्या करता है, अपसारित करता है। अवतल क्या करता है, अपचारित, अपचारित का मतलब फैलाता है, फैलाता है, आपको पता है फैलाता है, ठीक है ना। ये इसका अंतर है, ठीक है ना। उसके अलावा भी छोटे देखें तो ये ऐसे होते हैं, मतलब इनका बाहर का भाग उभरा होता है, इनका जो परावर्तक या बाहर का भाग होता है वो बाहर की तरफ उभरा होता है, और इसके अंदर जो है वो अंदर दबा होता है, अंदर की तरफ वक्रित होता है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये इसके अंतर है, दोनों लेंस में अंतर और उपयोग बता दिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। अवतल दर्पण, इस तरह का दर्पण अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये अवतल, ठीक है, ये M और ये N, ये आपका P और ये F और ये C। जब वह बिंब कहाँ हो, बिंब ये AB बिंब है, यहां से किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से वापस आएगी, इस F से वापस आएगी, ठीक है। दूसरा, जब ये प्रकाश की किरण इस F से जाएगी, प्रकाश की किरण F से जाएगी तो वापस कहां से आएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर वापस आएगी, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये वापस आपका C पर ही बनेगा। इसको A' और B' से लिखते हैं। वापस प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वापस का प्रतिबिंब आपका इस C पर ही बनेगा, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्रक पर होती है तो प्रतिबिंब की भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्रक पर ही बन रहा है। दूसरी बात, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बनता है वो कैसा होता है, उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि जो सीधा बनता है वो आभासी होता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग। उत्तल दर्पण का उत्तल की बात करें, उत्तल दर्पण इस तरह का उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग सबको पता है, कहाँ होता है पता है, जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों के साइड ग्लास होता है, पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण मतलब पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके अलावा कहाँ होता है, उसके अलावा जो जैसे ये क्या करता है, छोटा दिखाता है, ठीक है ना। अगर किसी चीज को छोटा दिखाना है तो उसके लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ फिर कहीं चौराहे पर भी ऐसे दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का भी उपयोग है, देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च के अंदर होता है, कहाँ होता है, टॉर्च के अंदर होता है। उसके अलावा डॉक्टर करते हैं, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, तो डॉक्टर कहाँ कहाँ करते हैं, डॉक्टर करते हैं आपके दांत देखने हो, आपके कान देखने हो, आपकी आंखें देखनी हो, तो डॉक्टर इनको देखने में करता है। इसके अलावा कोई बड़े बड़े जो सैलून होते हैं ना, मतलब जो बाल काटने की दुकानें होती है ना, दाढ़ी वाड़ी करने के, तो वहां करते हैं, क्योंकि जैसे आपका मुंडा है वो बहुत बड़ा दिख जाएगा, इसलिए इसका उपयोग वहां भी किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे 23 क्वेश्चन थे इस मॉडल पेपर में हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। और दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, और हम लोग फिर एक और वीडियो लेके आएंगे अगले मॉडल पेपर का। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।